वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफ़र जेई का, मेरा नाम अनुज वर्मा है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर 2 होगा, मोशन इन अ प्लेन का। ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा, ये लास्ट टॉपिक हमारा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नत तल पर अधिकतम परास क्या होगी, और जो दूसरा है प्रक्षेप गति में अपेक्षिक गति। ऐसे हम इसको 1D में पढ़ा है, एक डायमेंशनल मोशन में हम इसको पढ़ चुके हैं, अपेक्षिक गति को पढ़ चुके हैं। और ये भी जो नत तल पर अधिकतम परास, इसको हम 2D में पढ़ा है, इसको 2D में पढ़ चुके हैं। पर अब जो ये तल में हमने पढ़ा है अधिकतम परास रेंज जो है, अब हम नत तल पर पढ़ेंगे कि नत तल पर अधिकतम परास क्या होगी, ये देखेंगे। इसको अंग्रेजी में मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, और इसको रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए देखते हैं, पहला शुरू करते हैं। नत तल पर अधिकतम परास। पहले अधिकतम परास जो तल में होती थी, हम किसी पत्थर या कण को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते थे। तो हमारे पास अगर 45 डिग्री के एंगल पर किसी पत्थर या कण को फेंकते थे तो हमको अधिकतम रेंज मिलती थी। वही हम अब नत तल पर फेंकेंगे अधिकतम परास के लिए। देखते हैं रेंज क्या होती है। उसके लिए थीटा क्या आएगा नत तल पर। उसमें तो 45 डिग्री आता था तल में, और नत तल में देखेंगे कि थीटा कितना आ रहा है हमारे पास। चलिए देखें, और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आज का टॉपिक। इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा एनएलएम का। न्यूटन अंकल के जो नियम थे उनको अब पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आज से ये समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले तल में देख लेते हैं। तल में क्या था कि ये हमारी एक्स एक्सिस हुआ करती थी और ये वाई, और इन दोनों के बीच में हम पत्थर को फेंकते थे, इन दोनों के बीच में। तो ये थीटा बनता था और ये भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का ही होगा। टोटल ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों के बीच में। और ये जो रेखा है ये वाली वाई एक्सिस की, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण जी की रेखा मानते हैं इसको। ये जो वाई एक्सिस की है जो रेखा, इसको जी की रेखा मानते हैं। जी नीचे की ओर होता है ना, इसीलिए ये जी की रेखा, इसको जी की रेखा मानते हैं। तो इसमें जो अधिकतम रेंज के लिए नोट पॉइंट देखिए, रेंज मैक्सिमम के लिए क्या होता था कि ये जो प्रक्षेप हमारा था, जब हम पत्थर को ऐसे फेंकते थे, ऐसे 45 डिग्री के कोण पर, तो आर मैक्सिमम के लिए पत्थर को
प्रक्षेप व जी की रेखा ये वाली प्रक्षेप ये हमारा हुआ करता था ये वाला, ये प्रक्षेप की रेखा है, ये प्रक्षेप तल, प्रक्षेप तल, ये प्रक्षेप तल है हमारा, ये प्रक्षेप तल, और ये वाली रेखा जो है वो जी की रेखा है। तो पत्थर को हम प्रक्षेप तल और वह जी की रेखा के ठीक बीच में फेंके। आर मैक्सिमम के लिए, अधिकतम रेंज के लिए पत्थर को प्रक्षेप तल ये वाले तल व जी की रेखा ये वाली उनके ठीक बीच में फेंके। इनके ठीक बीच में फेंकेंगे तो हमको अधिकतम रेंज मिलेगी। अधिकतम रेंज ये प्रक्षेप में मिलता था। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि अधिकतम रेंज के लिए हुआ करता है, ये टोटल 90 का है। तो हम देख लेते हैं इधर, हेडिंग तो डाली ही नहीं। हेडिंग क्या थी हमारी, न तो तल में अधिकतम परास मैक्सिमम रेंज ऑन तल पर ऑन इंक्लाइंड प्लेन ये बोलते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास थीटा निकलेगा, इसमें हमारे पास थीटा 45 हुआ करता था। तो हम देखेंगे कि जब, तो हम देखेंगे नत्तल के लिए, तो नत्तल में क्या होगा, ये हमारी जी की रेखा और ये नत्तल ये हुआ करता था पहले। अब जो और नत्तल नहीं प्रक्षेप तल हुआ करता था, जो अब हम इसको अल्फा कोण से घुमा देंगे। तो अल्फा कोण से घुमाएंगे तो जो ये वाला तल है ये नत तल हो जाएगा, नत तल। और नत तल, ये नत तल है हमारा, तो यहीं पर ये यही हो जाएगी क्या, अब प्रक्षेप तल, यही प्रक्षेप तल हो जाएगी, प्रक्षेप तल अब यही हो जाएगी। इसको हम अल्फा एंगल से घुमा देते हैं। पहले इतना हुआ करता था, अब ये एक्स हुआ करता था और ये एक्स डैश हो गया, इतना अल्फा एंगल घूम गया। तो हम ये नत तल और ये जी की रेखा है, जी ये वाली जी की रेखा, जी पता है ना गुरुत्वीय त्वरण होता है जो नीचे की ओर लगता है। तो ये जी की रेखा और नत्तल के बीच में अब हम फेंकेंगे कण को, पत्थर को अब हम इनके बीच में फेंकेंगे, बराबर एंगल बनाएंगे। ये भी थीटा होता है और ये भी थीटा ये होता है। ये हमारा नत्तल हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन, और ये जी की रेखा, इनके बीच में हम फेंकेंगे इधर पत्थर को। जब इधर पत्थर को फेंकेंगे अब इसमें हम देखेंगे कि थीटा क्या होगा, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा, जैसे हम इसमें फेंकते थे तो एंगल दोनों बराबर होते थे, उसी तरह इसमें देखेंगे तो थीटा बराबर होंगे इसमें। तो ये टोटल कितना होता है, ये टोटल देखें तो ये 90 डिग्री का होता है। तो हम करेंगे कि अल्फा प्लस थीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री ये होता है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से हमको थीटा निकालना है, तो अल्फा को उधर भेज देते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसमें हम थीटा निकालें तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 45 डिग्री बचेगा माइनस अल्फा बाई 2 ये हो जाता है, तो ये हमारे पास थीटा निकल कर आया। इस पर जो रेंज होगी, रेंज आर डैश इसको बोलेंगे, ये आर डैश है, ये मैक्सिमम होगी इस पर, ये इस एंगल पर ये आर मैक्सिमम होगी कब, जब नीचे से फेंकते हैं प्रक्षेप को, नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे। ये नत्तल है हमारा, ये वाला ये नत्तल है, और ये जी की रेखा है, और ये प्रक्षेप तल, और इसमें बोले तो प्रक्षेप कोण, इधर देखते हैं, इधर प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण अल्फा, और जो प्रक्षेप कोण तो ये वाला हो जाएगा, ये नत कोण है, ये वाला ये नत कोण है, ये नत कोण हो जाएगा। नत कोण अल्फा और ये थीटा, थीटा जो आया हमारे पास ये प्रक्षेप कोण होगा, प्रक्षेप कोण थीटा ये निकला हमारे पास, ये इतना जो थीटा है वो ये वाला थीटा है, 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास ये अधिकतम, अगर इस एंगल पर फेंकेंगे तो रेंज अधिकतम आएगी कब, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे नत्तल पर, तब आप देखेंगे ये तो नीचे से था, अब हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे, उस पर देखते हैं कि हमारे पास रेंज अधिकतम कितने एंगल पर आएगी, देखते हैं। देखिए जो जी की रेखा होगी हमारी, वो ये हमारी जी की रेखा है, और ये हमारा प्रक्षेप तल, और यहाँ से एंगल बनेगा, यहाँ मान लेते हैं ये अल्फा होगा, प्रक्षेप कोण, ये प्रक्षेप कोण तो ये यहाँ से होगा, और ये जो ये कोण बना ये नत्तल का कोण होगा, नत कोण इसको बोलते हैं, और जो हम फेंकेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें देखेंगे तो थीटा हम बराबर लेंगे, थीटा हम इस एंगल में फेंकेंगे कड़ को, इस एंगल में, और इधर भी जुक कर देते हैं, और ये जो बनेगा ये जी की रेखा है, जी की रेखा जब ये 90 डिग्री का हुआ तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वाला कोण ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इतना, और जो हम फेंकें कड़ को तो थीटा डिग्री पर फेंकें, और ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ एक चीज और, अगर हम उधर ये यहाँ से ऊपर से हम क्षैतिज में अगर कड़ को फेंकते हैं, तो यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर ऐसे करते तो ये हमारा क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज होता है, जो इसमें एंगल बनता थीटा वो अल्फा के बराबर होता है, यहाँ से जो थीटा बनता है वो अल्फा के बराबर होता है, और हम इसको थीटा कोण पर बराबर कोण पर फेंकें, तो हम देखते हैं कि रेंज
मैक्सिमम कितने एंगल पर होगी जब हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तब देखेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें कि ये नत कोण हो जाए, ये नत तल हो जाएगा, नत तल, ये वाला है नत तल, और ये जी की रेखा। अब देखते हैं ये जो एंगल है टोटल, ये टोटल होता है इतना, टोटल होता है 180 एंगल, टोटल 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 180 डिग्री ये वाला होता है। तो हम करेंगे कि 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है टोटल। और इसमें 90 डिग्री माइनस अल्फा ये 2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ। तो 90 को उधर भेज देंगे, ये बचेगा 90, और इधर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस का उधर प्लस हो जाएगा अल्फा, ये थीटा आएगा हमारे पास, ये डिवाइड में आएगा 45 प्लस अल्फा बाई 2 ये हमारे पास निकल कर आया। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारे पास ये कोण आता है इतना, 45 माइनस अल्फा बाई 2 इतना निकल कर आता है। वही हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकें तो 45 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाता है। इसमें ऊपर से जब नीचे की ओर फेंकते हैं तो इसमें प्लस लग जाता है, और नीचे से ऊपर फेंकने पर माइनस लग जाता है, बस यही अंतर होता है इसमें। आइए देखते हैं, अब हम नोट कर लीजिए इसको। और इसमें जो अल्फा है ये नत कोण होता है, और जो थीटा है ये प्रक्षेप कोण, क्योंकि प्रक्षेप कोण वो होता है जिस पर हम फेंकते हैं किसी कण को, जिस एंगल पर हम कण को फेंकते हैं। और जो नत तल ये वाला अल्फा कितने एंगल पर हमारे पास नतल बना है, जो फिसल, इसको हम फिसल पट्टी बोलते हैं, इसी को नोट कर लीजिए इतना सा। अब देखते हैं इस पर हम क्वेश्चन। नोट हो गया होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए सॉल्यूशन, करा एक कण को नत तल के ऊपर से यू वेग से क्षैतिज वेग से फेंका जाता है, यानी नत तल के ऊपर से यू वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है कण को। तो यदि नत तल जो हमारा नत तल होगा, इसको हम ये हमारा नत तल, ये वाला, ये नत तल, और ये एक्स डैश दिशा होगी, और जो ये कोण बना ये थीटा का है, अल्फा नहीं है इस बार। ये खुद कह रहा है कि थीटा कोण पर झुका हुआ है नत तल इतना, और ये ऊपर नत तल के ऊपर से इधर मान लेते हैं यू वेग से फेंका गया है इधर की ओर। तो इधर की ओर फेंका गया है तो ये ऐसे जाकर कहीं ऐसे गिरेगा। इधर यू वेग दिया है, जो ये कोण बना है इसको हम फाई मान लेते हैं। ये फाई और थीटा ये दोनों सेम होंगे, इसको या फिर हम अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि एकांतर कोण ये थीटा होगा, इसको अल्फा के बराबर मान लेते हैं, ये अल्फा है। और हमको क्या निकालना है, कण प्रक्षेप बिंदु से कितनी दूर जाकर गिरेगा, प्रक्षेप बिंदु से मतलब कितनी दूर जाकर गिरेगा। जहां से ये कह रहा है यहाँ से फेंका गया तो यहाँ से कण कितनी दूर जाकर गिरेगा, ये हमको निकालनी है।
इसको हम आर डैश बोलते हैं। ये रेंज हो गई हमारी, ये रेंज है, ये रेंज हमारी हो गई। चलिए देखिए, इसमें हम रेंज के लिए जो फार्मूला होता है आर डैश एक्स एस एक्स डैश, ये होगा यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसके घटक कर लेते हैं। जब हम इसके घटक करेंगे तो जो ए एक्स है इधर, ए एक्स डैश ये होगा, इधर नीचे की ओर आएगा, हमेशा ये तो सेम रहता है, ये माइनस जी साइन थीटा होगा क्योंकि एंगल ये बन रहा है। तो ए वाई डैश होगा माइनस जी कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं पता तो आइए निकाल कर देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारी जी की रेखा है, और जो वाई डैश हमारी इधर की ओर बनेगी, ये इसको हम वाई डैश भी बोल देते हैं। तो ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा। इधर ये जो आएगा ये जी की रेखा है, तो ये 90 माइनस ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कोण थीटा हो जाता है। तो इसलिए इधर जो आता है जी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर की ओर जी साइन थीटा आ जाता है, इसलिए ये आया। और ये नीचे की ओर इसलिए माइनस का आया। और हम इसमें यू के घटक कर लेते हैं। यू के जब घटक करेंगे तो ये यू के घटक इधर की ओर गया, तो इधर की ओर आएगा कितना, यू कॉस थीटा, ये सेम है। एक ऊपर की ओर जाएगा वाई दिशा में, ये हो जाएगा कितना, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा हो जाएगा, ये हुआ। और हमको क्या चाहिए, इसमें टाइम भी आता है, टाइम पहले निकाल लेते हैं रेंज के लिए। टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या होता है, 2u वाई डैश अपॉन में ए वाई डैश, ये होता है टाइम। तो 2u वाई डैश कितना है, इधर लिख देते हैं u वाई डैश u साइन थीटा और u एक्स डैश u कॉस थीटा, ये हुआ। तो इधर हम करते हैं u साइन थीटा अपॉन में ए वाई डैश कितना है, ये रहा माइनस, माइनस नहीं लेंगे, माइनस कॉस थीटा। माइनस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये जो फार्मूला हमारा है ये समीकरण से निकल कर आता है। ये चिन्ह हम कहाँ रखते हैं, सिर्फ समीकरण में ही रखते हैं। अगर उससे कोई, जैसे ये समीकरण है, इसमें हम जो भी मान रखेंगे वो चिन्ह के साथ रखते हैं, पर जो इससे फार्मूला निकल कर आता है उसमें हम कोई भी चिन्ह नहीं लेते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो समय हो जाता है हमारे पास 2u, ये tan थीटा हो जाता है, tan थीटा बाय जी, ये हो जाता है हमारे पास समय। समय निकल आया तो हमारे पास अब रेंज निकल आएगी, क्योंकि टाइम की जगह पर हमको समय रखना होता है। तो ये रेंज हम निकाल लेते हैं। तो r डैश हो जाएगा यू एक्स डैश कितना है, ये रहा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा प्लस इंटू टी कितना है, ये रहा 2u tan थीटा बाय जी, ये दे रखा है, प्लस हाफ ए एक्स डैश दे रखा माइनस जी साइन थीटा इंटू में टी कितना है 2u tan थीटा बाय जी का होल स्क्वायर, ये करते हैं तो ये r डैश निकल कर आएगा हमारे पास, ये u स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर, ये cos थीटा है, ये cos थीटा, ये tan थीटा बाय जी, ये हुआ। और ये माइनस लगा, माइनस 1/2, इधर जी है इधर भी जी, ये जी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ नीचे जी, इधर बचेगा साइन थीटा, इधर करते हैं और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर,
तो ये कैंसिल हो जाएगा 2। चलिए कर देते हैं एक बार। साइन थीटा इंटू में 4 u² tan स्क्वायर थीटा, इधर जी कर देते हैं तो इधर भी g² होगा। अब काटा कुटा मचा लेते हैं। तो ये 2 से ये 2, 4 कटा 2 बचेगा और जी भी कैंसिल स्क्वायर से। और अब देखते हैं रेंज ये आएगा r डैश, और इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं इसी वक्त। इसमें भी u² है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2u² इतना कॉमन हो गया। और इसमें इसमें tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, और जी भी है तो जी निकाल लेते हैं, इतना कॉमन हो गया। तो इसमें से बचा सिर्फ cos थीटा, माइनस का इधर बचेगा sin थीटा, और एक tan थीटा, ये बचा। इतना बचा हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारे पास रेंज आ गई है, ये यही हमसे निकलवा रहा था। ये हमारे पास इतनी दूर जाकर जो कण है गिरेगा प्रक्षेप बिंदु से इतनी दूर पर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट हो गया होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। नोट हो गया होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा घटक घटक करने कि घटक कैसे किए जाते हैं। अगर ये एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ये अच्छा केस होता है। अच्छी चीजें वैसे भी सबको अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ा सा बोरिंग होता है पर अच्छा टॉपिक होता है जो सबको समझ में जल्दी से नहीं आता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कह रहा है एक कण को थीटा कोण पर झुके न तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो न तल से प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए ताकि कण न तल पर लंबवत जाके टकरा सके। यानी हमसे थीटा निकलवा रहा है, थीटा दे रखा है, नत कोण हमसे पूछ रहा है, मतलब नत कोण दे रखा हमको, प्रक्षेप कोण हमसे निकलवा रहा है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा नत्तल है, नत ये है क्षैतिज तल और ये नत्तल, और इनके बीच में कोण दे रखा है, एक कण को थीटा कोण पर झुके, ये नत्तल, ये थीटा दे रखा है। और कह रहा है जब ये कण मतलब तल पर यहाँ नत्तल पर लंबवत टकराता है, ऐसे जब जाएगा तो ऐसे टकराएगा, वाई एक्सिस में आएगा, तो तब उसका लंबवत उसका वेग उसका कोण निकालना है हमको प्रक्षेप का। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमने कण फेंका, ऐसे ऐसे जाकर टकराएगा, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाली, ये वाई एक्सिस की दिशा हो जाएगी, वाई डैश। तो इसमें वी एक्स डैश जो होगा 0 होगा, क्यों? क्योंकि वाई दिशा में है और ये एक्स एक्सिस की दिशा है। तो वी एक्स डैश जो वेग होगा एक्स दिशा का, वो तो शून्य हमारे पास हो गया, पर वाई एक्स में पूरा का पूरा लंबवत हो गया इसलिए। और इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको फाई मान लेते हैं, ये कोण फाई है, तो यही फाई हमको ज्ञात करना है कह रहा है। तो नोट पॉइंट में हम कुछ लिख लेते हैं कि एक्स दिशा का
वेग शून्य होगा क्योंकि न तो तल से टकराने टकराने न तो तल से लंबवत लंबवत टकराएगा ये, इसलिए वी एक्स डैश ये जीरो होगा। तो हम इसका वेग निकाल लेते हैं। वी एक्स डैश होता है यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश इंटू टी। तो इसमें हम इसके घटक कर लेते हैं। जब हम इसके घटक करेंगे तो वाई एक्सिस तो इधर होती है और ये इधर की ओर आएगा, इधर की ओर ये हो जाएगा u, इधर की ओर हमने u एक से फेंका इधर की ओर, तो u cos फाई और इधर u sin फाई हो जाएगा। और g के घटक करेंगे, g नीचे की ओर होता है इसलिए u x डैश होगा u cos फाई, u y डैश होगा u sin फाई ये हो जाएगा, और a x डैश होगा माइनस जी साइन फाई, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और a y डैश होगा माइनस जी कॉस थीटा ये होगा। जी के घटक हमने कई बार पढ़े, ये जी के घटक, तो इधर की ओर आएगा जी साइन थीटा, थीटा इसलिए क्योंकि ये नटकोर का जो एंगल है वो थीटा है। इधर की ओर आएगा जी कॉस थीटा और ये थीटा बनेगा, ये वाला कोण थीटा है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला 90 माइनस थीटा थीटा हो जाएगा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, इसलिए जी कॉस थीटा आएगा। ये माइनस में हो गया, तो हमारे पास इसका मान दे रखा है जीरो, ये जीरो दे रखा है। और यू एक्स कितना दे रखा है, यू एक्स कॉस फाइव प्लस ए एक्स कितना हम समीकरण में रख रहे हैं इसलिए माइनस लेंगे, जो त्वरण है हमारा ए एक्स डैश माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा, और टी हमको मालूम नहीं, टी हम निकाल लेते हैं इधर। टी क्या होता है, 2u वाई डैश अपान में ए वाई डैश ये होता है, तो ये निकल कर आएगा 2u वाई कितना है, u साइन फाई अपान ए वाई दे रखा है जी कॉस थीटा ये होगा। इसमें माइनस इसलिए नहीं रखते, ये माइनस, ये जो माइनस जी कॉस थीटा इसको माइनस में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ये समीकरण से निकल कर आता है, तो हम समीकरण से जो फार्मूला निकल कर आता है उसमें हम चिन्ह के मान नहीं रखते हैं। जब हम वही समीकरण में यूज करते हैं तो चिन्ह सहित रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाता है हमारे पास, ये टी की वैल्यू निकल आई हमारे पास, ये टी दे रखा है। अब यही टी को हम पुट कर देंगे वहाँ, ये तो जीरो दे रखा है, जीरो हो गया, ये यू कॉस फाई हो गया माइनस जी साइन थीटा हो गया इंटू टी दे रखा है 2u साइन फाई अपॉन जी कॉस थीटा ये दे रखा है। हम सल्टा देंगे जी को, जी से सल्टा देंगे, ये जी कैंसिल हो गया, और कुछ ये तो जीरो हो गया, u कॉस फाई
माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और ये 2u साइन फाई ये हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस पार ले आएंगे, ये हो जाता है माइनस का u कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस टेन टेन थीटा 2u साइन फाई ये होता है। तो साइन फाई इधर ले आएंगे तो ये कॉट बनेगा, और इसमें से हम u को सल्टा देंगे, माइनस को माइनस से सल्टा देंगे, इधर बचेगा ये कॉट हो जाएगा। कॉट फाई इज इक्वल टू ये आएगा 2 टेन थीटा ये होगा। इसको कॉट को हम उधर भेज देंगे, हमको फाई निकालना है। फाई निकालेंगे तो ये इनवर्स में जाएगा, कॉट इनवर्स 2 टेन थीटा ये होगा। ये हमारे पास फाई निकल आया। ये इतना सा हमको प्रक्षेप कोण पूछ रहा था हमसे, ये प्रक्षेप कोण हमारा फाई, ये वाला जिस एंगल में हमने फेंका है वो फाई है, तो हमने फाई ज्ञात कर लिया, यही होगा हमारा फाई। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नत्तल पर अपेक्षिक नत्तल पर अपेक्षिक गति देखते हैं कि अपेक्षिक गति क्या होती है, प्रक्षेप गति में अपेक्षिक गति क्या होती है। नोट हो गया होगा, चलिए देखिए। चलिए देखते हैं। प्रक्षेप गति में अपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट ए होता है और बी, सापेक्ष गति पढ़ते हैं इसमें। तो नोट पॉइंट हम देख लेते हैं पहले। मेन पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है कि प्रक्षेप गति में अपेक्षिक अपेक्षिक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य होता है, अर्थात वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष नियत त्वरण से गति करती है। ये हमारा नोट पॉइंट। देखिए इसमें अगर गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर, इसमें भी होता है गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर होता है, तो हम अगर सापेक्षिक वेग कुछ निकालते हैं तो हम बी के जैसे सापेक्ष निकालते हैं, तो इसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, इसका गुरुत्वीय त्वरण
खत्म हो जाता है, पर इसको हम दे देते हैं दिशा पलट कर देंगे तो हम ए का बी के सापेक्ष निकालेंगे। गुरुत्वीय त्वरण ये होता है, ए का बी के सापेक्ष देखते हैं तो जी माइनस जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। नीचे जी ऊपर जी प्लस का जी नीचे का, इसलिए माइनस को 0 हो गया। और इसी तरह जी बी का देखें, ए के सापेक्ष ये होता है जी माइनस जी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाता है। चलिए इस पर हम सवाल करते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि सवाल हमारा होगा जैसे ए पॉइंट ए और ये बी पॉइंट, और बीच की दूरी इसकी मान लेते हैं डी है। दोनों के बीच की दूरी डी दे रखी है, और इधर से कोई कण फेंकते हैं तो ये जो कोण बनेगा ये 37 मान लेते हैं। इसका वेग u 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और इधर मान लेते हैं ये 53 डिग्री होगा। इसको 53 डिग्री माने तो इधर मान लेते हैं u वेग। हमको u निकालना है इसमें, तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हमको इसमें आपेक्षिक वेग निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा हमारा, u का मान ज्ञात करो ताकि कण टक्कर कर सके। ये पहला पॉइंट, कहने का मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर इधर की ओर जा रहा है, और ये यू एक्स इधर की ओर जा रहा है। तो हमको यू निकालना है कि ये कब एक दूसरे से हवा में टक्कर करेंगे, और जब ये एक दूसरे से टक्कर करेंगे, करने का जो समय है वो हमको समय निकालना है। जब बीच की दूरी डी दे रखी हो तब ये अपेक्षिक दूरी इसको मान लेंगे, डी को अपेक्षिक वेग। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। जब बीच की अपेक्षिक दूरी डी हो तब टक्कर का समय, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा। तो आइए हम देखते हैं सापेक्षिक वेग। अगर हम b के सापेक्ष देखते हैं तो हम a का b के सापेक्ष देखते हैं, तो b के ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे। तो हम पहले इसके घटक कर लेते हैं। इसमें भी g नीचे की ओर लगेगा और इसमें भी g नीचे की ओर, इसके घटक करेंगे, ये हो जाएगा ये d है बीच की दूरी, और ये हो जाएगा 20 इंटू ये cos 37, और इधर ऊपर की ओर 20 इंटू साइन 37। इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये हो जाएगा 4×12 मीटर पर सेकंड ये होगा। और इसको देखें तो 20 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये बचेगा 16 मीटर पर सेकंड ये होगा। और इधर u है
तो इसके घटक करेंगे तो इधर आएगा u cos 53 और इधर u sin 53 आएगा, ये आएगा। तो अब हम देखेंगे, अब इसके सापेक्ष b के सापेक्ष जब देखेंगे तो हम b के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। यही हम हमेशा से करते आए हैं कि जिसके सापेक्ष देखते हैं उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये होगा, जब इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण g है वो खत्म हो जाएगा और इसको मिल जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, इसको मिल जाएगा a को ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में g, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर एक दूसरे को खा जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, g कैंसिल हुआ हमारा और इसका जो ऊपर की ओर वेग है इसको मिल जाएगा पर दिशा पलट कर, इसको मिल गया u sin 53, ये हो गया। ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, इनको दोनों को बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए ये 12 मीटर पर सेकंड है, 12 इज इक्वल टू ये हुआ u sin 53, ये हुआ, तो ये हुआ 12, u की वैल्यू मालूम नहीं तो sin 53 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/5 ये होती है, और इधर से हम 4 को काट देंगे, ये बचेगा 3 और ये 15 हो जाएगा, u आएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास u की वैल्यू निकल आई। कहने का मतलब अगर ये इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसको 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे से टक्कर करेंगे। ये हमारे पास वेग निकल आया, प्रारंभिक वेग इसका निकला है u, ये निकल आया। और दूसरा केस हमारे पास, ये पहला हो गया सवाल, और ये दूसरा जब 20 की दूरी अपेक्षित दूरी d हो तब टक्कर का समय निकालना है। तो अपेक्षित दूरी है तो समय क्या होता है कि अपेक्षिक दूरी अपॉन अपेक्षिक चाल, ये होता है। तो इधर की दिशा, इसके ऊपर जब हम जाकर बैठ गए तो इसका वेग ये वाला भी बचा था ना, u cos 53, हम इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर, ये इधर की ओर जा रहा था, इसको जब देंगे तो ये इधर की ओर जाने लगेगा, तो एक वेग इधर की ओर आएगा, कितना u cos 53 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अपेक्षित दूरी हमको d दे रखी है तो ये t हो जाएगा d अपॉन, ये सॉल्व किया था तो ये 16 हुआ था प्लस u cos 53 डिग्री, ये हुआ। अब t और निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये d हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा प्लस u की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बचेगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 16, तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी d/25 सेकेंड, ये आएगा इतना, ये हमारे पास टाइम निकल कर आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटिव मोशन के। चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था और ये लास्ट टॉपिक, और जो हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो नया अध्याय होगा, हमारा नया चैप्टर NLM का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन अंकल के नियम को हम पढ़ेंगे, क्या होता है उनका नियम क्या है उनको पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।